कहाँ पर्यावरण पर रहते ना। ओके, कहाँ तक हुआ था पर्यावरण? इकोलॉजिकल सक्सेशन। आज का जो टर्म समझना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसको कहते हैं अनुक्रम, पारिस्थितिकी अनुक्रम। इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रम क्या है? तो आप कोई भी पारिस्थितिक तंत्र को ले लीजिए, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र इस पृथ्वी पर का, चाहे आप घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण ले लीजिए, या फिर वन पारिस्थितिक तंत्र का ही उदाहरण ले लीजिए, या फिर किसी तालाब पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण ले लीजिए। इस पृथ्वी पर के जो भी पारिस्थितिक तंत्र है, उन पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद जो जैविक समुदाय है, कौन समुदाय? जैविक समुदाय। और जैविक समुदाय का मतलब क्या है? जैविक समुदाय का मतलब है सजीवों से, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव ही एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक समुदाय हैं। तो इस पृथ्वी पर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक समुदाय हमेशा एक ही नहीं रहते। आपको क्या लगता है कि आज जो पटना में जो जो लोग हैं 1 करोड़ वर्ष पहले यही सब था या इतना ही था? नहीं था। तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र को आप ले लीजिए, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक समुदाय हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, उनमें बदलाव आते जाते हैं, उनमें बदलाव आते जाते हैं। एक जैविक समुदाय जाते हैं तो उसका स्थान कोई दूसरा लेने आ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक समुदाय में समय के साथ जो बदलाव होते जाता है, उसी बदलाव को हम पारिस्थितिकीय अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय अनुक्रम कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? इस पृथ्वी पर कोई भी पारिस्थितिक तंत्र ले लीजिए, क्या उस पारिस्थितिक तंत्र के जैविक समुदाय हमेशा वही रहता है? नहीं। समय के साथ उसमें क्या होते जाते हैं? बदलाव होते जाते हैं। समय के साथ उसमें क्या होते जाते हैं? बदलाव होते जाते हैं। एक अगर जाते हैं तो उसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक समुदाय में होने वाले बदलाव को ही पारिस्थितिकीय अनुक्रम कहते हैं। और पारिस्थितिक अनुक्रम को हम सामुदायिक गतिकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामुदायिक गतिकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सामुदायिक गतिकी भी कहते हैं, कम्युनिटी डायनामिक्स भी कहते हैं। तो इकोलॉजी सक्सेशन और कम्युनिटी डायनामिक्स दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अलग अलग चीज नहीं है। यानी कि पारिस्थितिक अनुक्रम को आप समुदाय गतिकी भी कह सकते हैं। अब पारिस्थितिकीय अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकीय अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकीय अनुक्रम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक प्राथमिक अनुक्रम, प्राइमरी सक्सेशन, और दूसरा दोस्तों द्वितीयक अनुक्रम यानी सेकेंडरी सक्सेशन। पारिस्थितिकीय अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अनुक्रम और द्वितीयक अनुक्रम। अब प्राथमिक अनुक्रम क्या है, द्वितीयक अनुक्रम क्या है, इसको आप समझने की प्रयास कीजिए। प्राथमिक अनुक्रम उन स्थानों से शुरू होता है जहां पहले कुछ भी नहीं था, एकदम वीरान जगह। पृथ्वी के निर्माण से ही अगर कोई जगह बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, वहां जो अनुक्रम स्टार्ट होगा, यानी एक जैविक समुदाय आएगा, फिर उसके स्थान पर दूसरा आएगा। इस तरह से जब जैविक समुदाय का विकास बिल्कुल बंजर और वीरान जगहों पर शुरू होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुक्रम। और यह प्राथमिक अनुक्रम जो है बहुत ही धीमी गति से होता है, क्योंकि इस अनुक्रम के दौरान उस जगह पर मिट्टी का भी निर्माण नहीं हुआ होता है। यानी कि प्राथमिक अनुक्रम की शुरुआत किसी जगह पर एकदम शून्य से होती है, और प्राथमिक अनुक्रम के दौरान सबसे पहले मिट्टियों का विकास होता है। पत्थर के टुकड़े मिट्टियों में परिवर्तित होते हैं, फिर वहां पर वनस्पतियों का विकास होता है, और फिर वहां पर जंतुओं का विकास होता है। लेकिन अगर इस पृथ्वी पर आप पूर्ण वीरान जगहों को खोजना चालू कर दीजिएगा, तो आपको पूर्ण वीरान जगह मिलना संभव नहीं। ऐसा अब कोई जगह शायद ही पृथ्वी पर होगा जहां पहले कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए प्राथमिक अनुक्रम देखने को बहुत कम मिलते हैं, और प्राथमिक अनुक्रम बहुत धीमी गति से होते हैं। और प्राथमिक अनुक्रम के शुरुआती दौर में मिट्टी का निर्माण होता है, फिर वनस्पतियां वहां उगते हैं, और उसके बाद जंतु का विकास होता है। क्लियर हो गया? तो जब अनुक्रम पूरे बंजर और वीरान या इसके जगह पर आप कह सकते हैं कि एकदम शून्य से शुरू होता है, जहां पहले कुछ भी नहीं था, तब इस अनुक्रम को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुक्रम कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रम बहुत धीमी गति से होता है, और इसके शुरुआती दौर में मिट्टी का निर्माण होता है। अब प्राथमिक अनुक्रम जो है दोस्तों, देखना बहुत मुश्किल है। यानी किसी स्थान पर प्राथमिक अनुक्रम हो रहा है, यह एक बहुत ही बिरले होगा, क्योंकि पृथ्वी पर अब ऐसा कोई स्थान नहीं बचा है जहां पूर्ण रूप से पहले कुछ भी नहीं था। क्लियर है ना? तो आपको प्राथमिक अनुक्रम नहीं देखने को मिलेगा प्रायः। अब आ जाइए किस पर? द्वितीयक अनुक्रम। किसी जगह पर पहले से वनस्पतियां मौजूद थी, जंतु मौजूद थे, लेकिन मानवीय कारण अथवा पर्यावरणीय कारणों से वो सारा कुछ क्या हो गया? नष्ट हो गया। एक ऐसा जगह जहां पहले से वनस्पतियां जंतु मौजूद थे, लेकिन मानवीय कारण अथवा पर्यावरणीय कारणों से वह सब कुछ नष्ट हो गया, तब उस जगह पर जब फिर से अनुक्रम चालू होता है, अर्थात फिर से वनस्पतियों और जंतुओं का विकास होना चालू होता है, तो उस अनुक्रम को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक अनुक्रम। यानी कि जब पूरा जीरो से स्टार्ट हो तो क्या, और पहले से वहां पर वनस्पतियां जंतु मौजूद था, किन्हीं कारण बस सब कुछ खत्म हो गया, तब जो पुनः विकास होता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक अनुक्रम। और द्वितीयक अनुक्रम आपको बहुत देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए गांव में ही देखे होंगे, जब कहां किसी जगह पर वनस्पतियां जंतु सब रहता है, लेकिन कोई वहां जाता है, मिट्टी भराने का काम चालू हो गया, और जब मिट्टी भराई होता है तो सब कुछ वहां पर कुछ नहीं, जीरो है। वनस्पतियां भी खत्म हो गया, वहां के जीव जंतु भी क्या हो गए? चले हो। और वहां पर आप देखिएगा धीरे धीरे पेड़ पौधे का विकास होगा। आप देखेंगे कि किसी मान लीजिए किसी क्षेत्र का मिट्टी भरा दीजिए, और 1 साल तक उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 1 साल बाद जाइएगा, उसमें ढेर सारे पेड़ पौधे रहेंगे। कहीं 5 साल छोड़िएगा, पता चलेगा उसमें बराबर जंतु भी रहने लगा है। कहीं मतलब मिट्टी भरा करके चल गया अमेरिका के बाद 30 साल बाद लोग पता चलेगा ये जंगल हो गया है। उसको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक अनुक्रम। और ये बड़ी तेजी के साथ होता है। और द्वितीयक अनुक्रम बड़ी तेजी के साथ इसलिए होता है कि इस जगह पर मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया पहले से हुई रहती है, जबकि प्राथमिक अनुक्रम धीमी गति से इसलिए होता है कि इस जगह पर यानी प्राथमिक अनुक्रम के प्राथमिक अवस्था में मिट्टी का ही निर्माण होता है, और मिट्टी का निर्माण होने में ही बहुत दिन खप जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे होता है। लेकिन द्वितीयक अनुक्रमण के दौरान
द्वितीय अनुक्रमण के दौरान तो मिट्टी का निर्माण पहले से हुआ है, तो इसलिए यह अनुक्रम क्या होता है, तेजी के साथ होता है, और यह अनुक्रम क्या होता है, धीमी गति से होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए पारिस्थितिक अनुक्रम के विभिन्न चरण को देखते हैं, विभिन्न स्टेज को देखते हैं। पारिस्थितिकीय अनुक्रम के विभिन्न चरण, पारिस्थितिकीय अनुक्रम के विभिन्न चरण। पारिस्थितिकीय अनुक्रम जो होता है एक प्रोसेस के अनुसार होता है, अचानक कुछ भी नहीं होता है। तो पारिस्थितिक अनुक्रम के इकोलॉजिकल सक्सेशन के कौन कौन से चरण है, कौन कौन से स्टेप है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला है आपका चरण वनस्पति रहित, वनस्पति रहित क्षेत्र। यानी पारिस्थितिक अनुक्रम का जो प्रारंभ होता है वह उन स्थानों से होता है जहां पर कोई भी वनस्पतियां अर्थात पेड़ पौधे मौजूद नहीं। अगर कहीं पर पेड़ पौधे मौजूद है तो वहां पर अनुक्रम पहले से स्टार्ट है, अनुक्रम के कई चरण वहां पर खत्म हो चुके होंगे। लेकिन एकदम शुरू से जब अनुक्रम स्टार्ट आप देखना चाहते हैं तो एकदम शुरू से अनुक्रम, पारिस्थितिक अनुक्रम की शुरुआत उन जगहों से होगी जहां एक भी वनस्पतियां अर्थात पेड़ पौधे नहीं, वहां से आपका अनुक्रम क्या होगा, स्टार्ट होगा। दूसरा चरण है प्रवास। दूसरा चरण क्या है, प्रवास। प्रवास पारिस्थितिक अनुक्रम के दूसरे चरण है, और इस चरण में क्या होता है कि बहुत दूर दूर से हवाओं के माध्यम से किसी पौधे के बीज या फिर कोई अन्य पेड़ पौधे के बीज या शैवाल, लाइकेन जैसे जीव आकर के वहां पर प्रवास करते। यानी कि हवा हो रहा है, मान लीजिए कोई बीज फले हवा में उड़ करके इस जगह पर क्या हो गया, गिर गया, या हवा के द्वारा कोई बीज आकर के गिर गया। या आप लाइकेन और शैवाल का प्रजनन पढ़े होंगे, तो लाइकेन और शैवाल में बीजाणु जनन होता है। अब बीजाणु जनन के दौरान जो बीजाणु निकलते हैं वो बहुत दूर दूर तक हवा में जाते हैं। तो मान लीजिए हवा में लाइकेन कवक के बीजाणु उड़ रहे थे और डायरेक्ट गिरा यहीं पर वनस्पति रहित क्षेत्र पर। तो अब यहाँ पर प्रवास के दौरान क्या आते हैं, प्रवास के दौरान पौधे के बीज यहाँ पर आकर के गिरने लगते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद यानी कि वही बीज का आना, शैवाल कवकों के बीजाणु का इन क्षेत्र में पहुंचना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तीसरा, प्रवास के बाद अस्थापन। अस्थापन, प्रवास के बाद पारिस्थितिक अनुक्रम का तीसरा चरण क्या है, अस्थापन। अस्थापन पारिस्थितिक अनुक्रमण का वह चरण है जिसमें प्रवास करने वाले बीज अब क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। यानी कि बीज जो प्रवास करके इस वनस्पति रहित क्षेत्र में पहुंचे हैं उसका अंकुरण होना ही क्या कहलाता है, अस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, अस्थापन। और बिल्कुल वनस्पति रहित क्षेत्र में जो पौधे सबसे पहले पनपते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसमें ग्रोथ काफी तेजी के साथ होती है, लेकिन उसकी जीवन अवधि बहुत छोटा होता है, किसी का 3 महीना, किसी का 4 महीना, किसी का साल भर। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान जो सर्वप्रथम वनस्पतियां उगती है या पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान जो पेड़ पौधे सर्वप्रथम उगते हैं उनमें यह खास विशेषता होती है कि उनमें ग्रोथ बहुत तेजी के साथ होता है, लेकिन उसकी जीवन अवधि क्या होती है, छोटी होती है। तो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के वह चरण जब वहां प्रवास करने वाले जीव का अंकुरण हो तो वह चरण क्या कहलाता है, अस्थापन कहलाता है। क्लियर हो गया, बात समझ गए। अस्थापन के बाद जो है, अस्थापन के बाद जो चौथा चरण है, चौथा चरण है स्पर्धा। क्या, स्पर्धा, कंपटीशन। स्पर्धा इस चरण में क्या होता है, तो आपको क्या बोले कि शुरुआत में पारिस्थितिक अनुक्रमण के शुरुआत में जो वनस्पतियां उगती है, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण की शुरुआत में जो वनस्पतियां उगती है उसमें ग्रोथ बड़ी तेजी के साथ होता है, बड़ी तेजी के साथ ग्रोथ होता है। उतनी तेजी के साथ जब ग्रोथ होता है तो उन पौधों के बीच खनिज, लवण, पोषक तत्वों के लिए क्या शुरू हो जाता है, स्पर्धा शुरू हो जाएगा। और जब उन पौधों के बीच पोषक तत्व, खनिज, लवण एवं अन्य पोषक पदार्थों के लिए स्पर्धा शुरू हो जाता है तो उस स्पर्धा में वही सफल हो पाते हैं जो उस स्थान पर रहने के योग्य होते हैं। अयोग्य जो होते हैं उस स्पर्धा में मारे जाते हैं या फिर सूख कर खत्म हो जाते हैं। तो चौथा चरण है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का क्या, स्पर्धा। उसके बाद पांचवा चरण है, पांचवा चरण है प्रतिक्रिया। अब स्पर्धा में जो बच गया, स्पर्धा में जो वनस्पतियां बच गया, स्पर्धा में जो सजीव बच गए, अब उनके बीच शुरू होता है क्या, प्रतिक्रिया। यानी कि प्रतिक्रिया मतलब एक दूसरे को प्रभावित करना, एक दूसरे को प्रभावित करना, एक दूसरे को प्रभावित करना, एक दूसरे पर निर्भर होना या एक दूसरे पर से निर्भरता को हटाना भी आप क्या कर सकते हैं, प्रतिक्रिया। यानी स्पर्धा में जो बच गया अब उनके बीच प्रतिक्रिया होते हैं। प्रतिक्रिया के दौरान वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के सहायता से जीना कैसे है ये सीखते हैं। और यही वो चरण है जब अब पारिस्थितिकीय अनुक्रमण में मानव का क्या हो जाता है, मानव का जो है प्रवेश हो जाता है। यानी कि अब तक जो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के 4 चरण थे उन 4 चरण में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं था। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के इस 5वें चरण यानी कि प्रतिक्रिया के दौरान अब मानवीय हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। अब इस अनुक्रम में मानव भी प्रवेश करके वहां पर विकसित हो रहे वनस्पतियों के जातियों को क्या करने लगते हैं, प्रभावित करने लगते हैं। और अंतिम चरण है। अब अंतिम चरण क्या है, और प्रतिक्रिया के बाद स्थिरीकरण पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का अंतिम चरण है। जब पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के अंतिम चरण है जब वहां पर अनुकूल पेड़ पौधे पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और सफल जीवन यापन की शुरुआत करने लगते हैं। यानी स्थिरीकरण उस दौर को कहा जाता है जब वहां के वातावरण के अनुकूल सर्वश्रेष्ठ वनस्पतियां उगकर सफल जीवन यापन शुरू कर देते हैं। तो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण, यहाँ पारिस्थितिकीय अनुक्रमण में हम केवल पेड़ पौधा का ही एग्जांपल दिए। इन पेड़ पौधा के साथ साथ ही जीव जंतु भी अनुक्रमण के दौरान आते रहते हैं और विकसित होते रहते हैं। जैसे कि जब स्पर्धा शुरू होती है तो यहाँ जंतु का प्रवेश होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े यानी कीटनाशक के रूप में। फिर जब स्थिरीकरण के बाद बड़े बड़े वृक्ष पैदा होने लगते हैं तो वहां पर बड़े बड़े जंतु भी आकर क्या करने लगते हैं, निवास करने लगते हैं। लेकिन पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के दौरान पहले मिट्टी का विकास, फिर वनस्पति का विकास, फिर जंतु का विकास। ऐसा नहीं है कि वनस्पति के बिना जंतु का विकास हो जाए। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण एक क्रम में होता है और क्रम कैसा कैसा है ये भी आप देख लिए। और अगर आप सामान्य तौर पर पारिस्थितिक अनुक्रमण के क्रम को जानना चाहेंगे तो पहले मिट्टी का विकास, फिर वनस्पतियों का विकास और फिर जंतु का विकास। क्लियर हो गया, बात समझ गए, पारिस्थितिक अनुक्रमण समझे। अब आइए जैविक अन्योन क्रिया, यही है जैविक अन्योन क्रिया, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन।
ध्यान दीजिए कि पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जंतु होते हैं या सजीव होते हैं, सब एक दूसरे पर किसी ना किसी तरह निर्भर होते हैं। जैसे हम ही लोग एक पारिस्थितिक तंत्र में है तो हम लोग पौधा पर निर्भर है ना। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक समुदाय है वह एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, वो एक दूसरे पर किसी ना किसी तरह निर्भर है। कुछ प्रत्यक्ष तौर पर निर्भर रहते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष तौर पर निर्भर रहते हैं, लेकिन रहते हैं। और एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक समुदाय के बीच, एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक समुदाय के बीच आपस में जो संबंध विकसित होते हैं उसे ही जैविक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। यह कई प्रकार के हो सकते हैं, और कितने प्रकार के हो सकते हैं ये जैविक अन्योन्य क्रिया, इसको आप समझिए। सबसे पहला नंबर नोट में सही करिएगा, असहभोजिता होता है। असहभोजिता अंग्रेजी में एमएन सेलेज में है, वो सही है, लेकिन हिंदी में असहयोजिता लिखा है ना, तो यो को भो बना दीजिए। यो को क्या बना दीजिए? तो पहला नंबर जो जैविक अन्योन्य क्रिया वाला संबंध है वो है असहभोजिता। सही कर लिए? कर लिया जी? अरे तो रखे आप पेन निकाला, 3-4 बार बोले था। सही कर लिए? असहभोजिता, असहभोजिता। अब क्या है? दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को क्या हो? एक को लाभ हो, ठीक है, यानी एक को हानि हो, एक को क्या हो और दूसरा को ना लाभ ना, तो उसे क्या कहते हैं? असहभोजिता कहते हैं। ठीक से परिभाषा सही लिखा हुआ है ना? ध्यान दीजिए, दो सजीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को क्या हो? माइनस लिख दिया मतलब हानि, जीरो मतलब ना लाभ ना, माइनस मतलब, तो असहभोजिता मतलब असहभोजिता इक्वल टू -0, ठीक है, यानी एक को क्या हो? हानि हो और दूसरे को ना लाभ ना हानि हो, तो ऐसे अन्योन्य क्रिया संबंध को हम क्या कहते हैं? असहभोजिता। पेनिसिलियम कवक और जीवाणु के बीच का संबंध असहभोजिता का होता है। पेनिसिलियम कवक और जीवाणु के बीच का संबंध असहभोजिता का होता है। वो ऐसे कि पेनिसिलियम कवक जीवाणुओं को मार देते हैं, यानी जीवाणु है घाटा में, लेकिन इससे पेनिसिलियम कवक को कोई भी फायदा नहीं होता, उन्हें उससे भोजन तक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो पेनिसिलियम कवक और बैक्टीरिया के बीच का संबंध असहभोजिता का होता है, जिसमें जीवाणु हानि की स्थिति में रहते हैं, जबकि पेनिसिलियम कवक को न तो लाभ होता है न ही हानि होता है। तो दो सजीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक हानि और दूसरा न लाभ न हानि की स्थिति में हो, उसे क्या कहते हैं? दूसरा है सहभोजिता। सहभोजिता नोट में कुछ और नंबर में होगा। सहभोजिता दूसरा क्या है? सहभोजिता। सहभोजिता मतलब दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को और दूसरा को न लाभ न, तो उसे क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यानी असहभोजिता में एक को हानि होता है, दूसरा को न लाभ न, असहभोजिता में एक को लाभ होता है, दूसरा को न लाभ न। तीसरा है दोस्तों, तीसरा है सहजीवता। तीसरा क्या है? सहजीवता। सहजीवता में क्या होता है कि एक को, सहजीवता में दो सजीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों को क्या हो? जिसमें दोनों को क्या हो, तो उसे क्या कहते हैं? सहजीवता। तो असहभोजिता, सहभोजिता और सहजीवता संबंध को समझे कि नहीं? सहजीवता दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों को क्या हो? लाभ हो, तो उसे क्या कहते हैं? सहजीवता। दोनों को लाभ हो तो उसे क्या कहते हैं? सहजीवता कहते हैं। क्लियर है? चौथा है परभक्षण। परभक्षण, परभक्षण शिकार और शिकारी के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? परभक्षण कहता है। शिकार और शिकारी के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? परभक्षण कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? उसके बाद परभक्षण समझ गए, शिकार और शिकारी के बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं? परभक्षण कहते हैं। उसके बाद है परजीवता। परजीवता, परजीवता ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ हो और दूसरे को, एक को लाभ हो, एक को लाभ हो और दूसरे को क्या हो? हानि हो, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? जितने भी प्रकार के बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्मजीव है, जितने भी प्रकार के बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्मजीव है, उनका संबंध, हमारे शरीर का संबंध परजीवता का होता है। जैसे टीबी का बैक्टीरिया है, वो हमारे शरीर में आकर भोजन प्राप्त करता है और लाभ की स्थिति में रहता है, और हमारे शरीर में आकर टीबी फैला देता है, हम किस स्थिति में आ जाते हैं? तो रोग फैलाने वाले, मानव शरीर में रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्मजीव है, उसका संबंध किस तरह का होता है? परजीवता का होता है। किस तरह का होता है? परजीवता होता है। उसके बाद एक संबंध अस्पर्धा का होता है और एक संबंध तटस्थता का होता है। अस्पर्धा आप समझ ही चुके थे, इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी था। और तटस्थता मतलब किसी भी तरह से एक दूसरे को प्रभावित जब जीव नहीं करते तो उसे क्या कहते हैं? तटस्थता कहते हैं। घोड़ा को कोई मतलब नहीं है गधा से। घोड़ा और गधा के बीच का संबंध कैसा है? तटस्थता का है। कैसा है? क्लियर हो गया ना? तो समझे कि नहीं समझे? असहभोजिता मतलब एक हानि दूसरा लाभ ना, सहभोजिता एक लाभ दूसरा लाभ ना, सहजीवता मतलब दोनों लाभ की स्थिति। परभक्षण, परजीवता में एक लाभ दूसरा, स्पर्धा मतलब दो जीवों के बीच आवास या भोजन या फिर अन्य चीजों के लिए जब प्रतिक्रिया होने लगे तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्धा। और एक होता है तटस्थता। तटस्थता मतलब एक दूसरे को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करना, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करना। क्लियर है? अगला टॉपिक पर आए, इकोटोन एंड एड्ज इफेक्ट। इकोटोन एंड एड्ज इफेक्ट। सबसे पहले हमें यह समझना है कि इकोटोन क्या है। इकोटोन को हिंदी में भी इकोटोन ही कहते हैं। इकोटोन क्या है? परिभाषा इसका क्या होगा? नोट में दिया होगा। दो पारिस्थितिक तंत्र के संक्रमण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब हुआ जहां दो पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं, जहां दो पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं, कि मान लीजिए कि ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, इसके दूसरे तरफ
ये नदी है और इसके दूसरे तरफ मान लीजिए इसके दूसरे तरफ जंगल का है, इसके दूसरे तरफ क्या है, वन का क्षेत्र है। नदी का किनारा और उसके बाद इलाका चालू होता है किसका, वन का है। तो यहां पर एक तरफ जलीय पारिस्थितिक तंत्र है और दूसरी तरफ स्थलीय पारिस्थितिक। तो जहां दो पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं, जहां पर दो पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं, जहां पर दो पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं दोस्तों, वहां कुछ विशेष प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र विकसित हो जाते हैं। जहां दो पारिस्थितिक तंत्र का मिलन स्थान होता है, उस मिलन स्थान पर एक विशेष प्रकार के ही पारिस्थितिक तंत्र विकसित हो जाते हैं, जो इससे भी भिन्न होता है और इससे भी भिन्न होता है। जैसे नदी का इलाका है और इधर वन का इलाका है, लेकिन दोनों का मिलन स्थल पर क्या है दोस्तों, दलदल है। इसी दलदल वाले भाग को क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो इकोटोन क्या है, इकोटोन वो विशेष क्षेत्र है जहां दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं। और जहां दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र आकर मिलते हैं ना, तो मिलन स्थल के कुछ दूर पर एक विशेष प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र विकसित हो जाते हैं। और इस पारिस्थितिक तंत्र में जो खूबियां होती है वो ना तो इस पारिस्थितिक तंत्र में होगा और ना ही वो इस पारिस्थितिक तंत्र में होगा। इस थोड़े से जगह पर ऐसे जीव जंतु रहते हैं जो ना तो इसमें रहते हैं और ना ही इसमें रहते हैं। और ऐसे ही क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इकोटोन। इकोटोन प्रायः काफी छोटा क्षेत्र होता है, इकोटोन प्रायः काफी छोटा ही क्षेत्र होता है, लेकिन कभी कभी इकोटोन बड़े आकार या बड़े क्षेत्रफल के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रायः की बात करिएगा तो इकोटोन प्रायः छोटे क्षेत्रफल वाले ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक इकोटोन छोटा ही हो। कुछ कुछ इकोटोन जो है बड़े क्षेत्रफल आकार के हो सकते हैं। तो इकोटोन क्या है आप समझ गए ना, क्लियर हो गया ना। अब और इकोटोन जो होता है ना दोस्तों, वह तनाव वाला क्षेत्र होता है। नदी का जीव जंतु आएगा कि तो मेरा इलाका है जी, वन का जीव जंतु आएगा कि तो मेरा इलाका है जी। अब दोनों इलाका में इलाका को लेकर एकदम घमासान मचा हुआ, यानी तनाव का क्षेत्र बना हुआ है। तो जो इकोटोन होते हैं ना, उसे तनाव का क्षेत्र कहते हैं। इकोटोन, इको मतलब पारिस्थितिक, टोन मतलब टेंशन, यानी टेंशन वाला पारिस्थितिक तंत्र आप कह सकते हैं, यानी तनाव वाला क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं, तनाव वाला क्षेत्र होते हैं। तो इकोटोन क्या समझ गए। तो इकोटोन जहां नदी जंगल मिलते हैं, जहां पर पर्वत और घाटियां मिलती है, वहां पर इकोटोन निर्मित हो जाएगा। जहां पर नदी डेल्टा या एस्चुरी का निर्माण करती है, वहां पर आपको इकोटोन मिल जाएगा। और इकोटोन प्रायः छोटे क्षेत्र होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बड़ा भी हो सकते। तो इकोटोन समझ गए। अब आइए एड्ज इफेक्ट क्या है, हिंदी में से कहते हैं कोर प्रभाव। कोर प्रभाव क्या है, तो इकोटोन वाले जगह पर जो विविधता मौजूद होती है जंतुओं की, पेड़ पौधों की या फिर वनस्पतियों की, इस इकोटोन वाले क्षेत्र में जिस तरह की जैव विविधता मौजूद होती है वो ना तो इसमें होगा और ना ही इसमें होगा। इकोटोन वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष जैव विविधता को ही एड्ज इफेक्ट यानी कि कोर प्रभाव कहा जाता है। और जैव विविधता क्या है, तो सजीवों की जो विविधता है उसे ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है, जिसको आगे के चैप्टर में हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर बायोडायवर्सिटी का ही है। तो इकोटोन वाले क्षेत्र में जो होते हैं दोस्तों, इकोटोन वाले क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के जैव विविधता निर्मित हो जाती है, जो विशेष प्रकार की जैव विविधता इकोटोन के दोनों और जो पारिस्थितिक तंत्र है वो किसी में नहीं पाई जाती है। और इकोटोन वाले क्षेत्र में विशेष पारिस्थितिक तंत्र का विकसित होना ही एड्ज इफेक्ट कहलाता है, कोर प्रभाव कहलाता है। क्लियर हो गया, संक्रमणिका और कोर प्रभाव समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब आइए अगला जो पॉइंट है, सर्विस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की सेवाएं, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या होता है, एक लड़का प्रश्न पूछ रहा है। पूरा रामायण बीत गया, अब माता सीता का परिचय इनको नहीं है। यही ना पारिस्थितिक तंत्र का तो हम दूसरा तीसरा क्लास में काफी डिटेल से बतलाए, और इतना डिटेल से बतलाए कि बहुत का मैसेज पहली बार हम पारिस्थितिक तंत्र कैसे समझे हैं, सही बता रहे हैं। तो ये तो बता चुके हैं पिछले वीडियो में, जाकर देखिए सर्विस ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, सर्विस ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं। जीव वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिक तंत्र के सेवाओं को 5 भागों में बांटकर पढ़ा है। 5 भागों में बांटा, सॉरी 4 भागों में। पारिस्थितिक तंत्र के सेवाओं को कितने भागों में बांटा जाता है, या आप कह सकते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र अपने जैविक समुदाय को, अपने हर पारिस्थितिक तंत्र में जैविक समुदाय रहते हैं, हर पारिस्थितिक तंत्र में जैविक समुदाय रहते हैं, और जैविक समुदाय मतलब सजीव यानी कि पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव, जंतु। तो एक पारिस्थितिक तंत्र अपने जैविक समुदाय को कितने प्रकार के सर्विस मुहैया कराते हैं, 4 प्रकार के। और वो 4 प्रकार के सर्विस है, पहला है उपबंधित सेवाएं। पहला क्या है, उपबंधित सेवाएं। दूसरा है विनियमित सेवाएं, विनियमित सेवाएं। तीसरा है समर्थकारी सेवाएं। एक एक टर्म आ रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए, कोई टर्म ज्यादा एग्जाम में तो आने की संभावना रहती नहीं, फिर भी कंप्लीट हमें करना है। और चौथा है सांस्कृतिक सेवाएं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र अपने जैविक समुदाय को कितने प्रकार की सेवाएं मुहैया कराते हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार की सेवाएं मुहैया कराते हैं। और ये 4 प्रकार की सेवाएं कौन है, उपबंधित सेवाएं, विनियमित सेवाएं, समर्थकारी सेवाएं और सांस्कृतिक सेवाएं। अब उपबंधित सेवाएं क्या है, तो एक पारिस्थितिक तंत्र से जो भोजन हमें प्राप्त होता है, उद्योगों के लिए जो कच्चा माल प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपबंधित सेवाएं। किसी भी जैविक समुदाय को या मानव को भोजन की जो प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे से जो मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, तो एक पूरे इकोसिस्टम से जो हमें भिन्न भिन्न तरह से भोजन प्राप्त होते हैं, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होते हैं, उसे हम पारिस्थितिक तंत्र का उपबंधित सेवाएं कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का वह कार्य जो हमारे पर्यावरण को हमारे अनुकूल बनाए रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, विनियमित सेवाएं। यानी विनियमित सेवाएं किसी पारिस्थितिक तंत्र की वो सेवाएं हैं जिसके जरिए पर्यावरण जैविक समुदाय के अनुकूल रहता है। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण पारिस्थितिक तंत्र के ही कार्य है, और प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा कार्य जिससे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन विनियमित रहता है, कंट्रोल रहता है, जिससे हम और अन्य जैविक समुदाय जीवित रह पाते। तो इस तरह की सेवाओं को क्या कहते हैं, यानी विनियमित सेवाएं वो सेवाएं हैं जो पर्यावरण को जैविक समुदाय के अनुकूल बनाए रखने का कार्य करता है।
समर्थकारी सेवाएं यानी कि आपको जो आवास मुहैया हुआ है वो भी कहां मुहैया हुआ है? पारिस्थितिक तंत्र में। कोई भी जीव को आप कोई भी जीव को आप बिना पारिस्थितिक तंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। हम एक जैविक समुदाय को पारिस्थितिक तंत्र अथवा उसके पर्यावरण से अलग नहीं कर सकते। तो पारिस्थितिक तंत्र में आपको रहने के लिए जो आवास मुहैया हुआ है वो पारिस्थितिक तंत्र की किस प्रकार की सेवाएं हैं? समर्थकारी सेवाएं। और सांस्कृतिक सेवाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के फल फूल के पेड़ किसको ना पसंद है? प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना तो हर किसी का मतलब पसंद होता है कि प्राकृतिक सौंदर्य को देखा जाए। भिन्न भिन्न प्रकार के फल फूल लगाने का शौक बहुत को होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो प्राकृतिक सौंदर्य हमारे आसपास बनते हैं वो भी एक तरह के पारिस्थितिक तंत्र ही है। और पारिस्थितिक तंत्र जो आपको प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करा रहा है तो निश्चित तौर पर वो भी उसकी एक सेवाएं हैं, और ऐसे सेवाओं को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक सेवाएं। क्लियर है ना? तो आप सीधा समझिए कि एक पारिस्थितिक तंत्र अपने जैविक समुदाय के लिए कई प्रकार की सेवाएं मुहैया कराते हैं, और एक पारिस्थितिक तंत्र अपने जैविक समुदाय के लिए जितने प्रकार की सेवाएं मुहैया कराते हैं उसकी संख्या 4 या 4 प्रकार की सेवाएं मुहैया कराते हैं। उपबंधित सेवाएं, विनियमित सेवाएं, समर्थकारी सेवाएं और हम जो प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे हैं वो, हमें जो आवास मुहैया हो रहा है वो, हमारे पर्यावरण जो हमारे अनुकूल हो रहा है, हमें जो भोजन कच्चा माल प्राप्त हो रहा है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? अब है पदार्थों का संचरण। पारिस्थितिक तंत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का संचरण। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संचरण। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जो संचरण होता है उसे हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जो अजैविक घटक है, कौन घटक है? अजैविक घटक। अजैविक का मतलब निर्जीव, अजैविक घटक का मतलब निर्जीव घटक। तो एक पारिस्थितिक तंत्र के जो निर्जीव घटक है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। उदाहरण के लिए एक हमारे वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन 21% है तो वो हमेशा 21% बना रहता है, नियत बना रहता है। इस तरह इस मिट्टी पर, पृथ्वी पर जितना फास्फोरस है उसकी मात्रा हमेशा क्या बनी रहती है? कांस्टेंट बनी रहती है। तो पृथ्वी और इस पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में जो भी तत्व है, गैस है या जो भी अजैविक घटक है उसकी मात्रा हमेशा नियत बनी रहती है। और कैसे बनी रहती है? तो ये पारिस्थितिक तंत्र में, हमारे पृथ्वी पर या पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में भिन्न भिन्न पदार्थों का या अजैविक तत्वों का चक्रण होते रहता है, और इसे हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। और जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र और अपसादी चक्र। फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र को अपसादी चक्र कहते हैं, और अन्य को हम क्या कहते हैं? गैसीय चक्र कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो आपका यह चैप्टर क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। आइए क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन पे पहला है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण मतलब इनमें से, फिर भी पढ़ लीजिए। एक बात बताए थे हम कि अगर यह प्रश्न पूछे कि पर्यावरण में क्या शामिल है तो उसका उत्तर इनमें से सभी होता है। क्योंकि पर्यावरण में क्या शामिल है इससे पहले हमें यह सोच लेनी चाहिए कि पर्यावरण से कुछ भी बाहर नहीं है। हम पर्यावरण से कुछ को भी बाहर नहीं कर सकते, हर कुछ पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। फिर भी आप पढ़िए, कहा कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधा, पशुओं के प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है पर्यावरण है, बिल्कुल। भौतिकीय, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं पर्यावरण है, बिल्कुल है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती है वह पर्यावरण है, बिल्कुल। ये तीनों पर्यावरण की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो इनमें से या ऊपर सभी नेक्स्ट पर आ जाए, आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन मतलब गलत है ये बता रहे हैं, सही के बाद क्या लगा दीजिए। आइए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पहले ऑप्शन पढ़िए। पर्यावरण के अजैविक संगठन के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। पादप जीव, सूक्ष्म जीव पर्यावरण के जैविक संगठन है, सही है। अजैविक तथा जैविक संगठन मिलकर बायोम की रचना करते हैं, सही है। ए बी सी सही है, लेकिन डी क्या है? गलत है। पर्यावरण के सभी घटक हमेशा स्थिर रहते हैं, नहीं। पर्यावरण के पारिस्थितिक तंत्र में लगातार अनुक्रमण का दौर चलते रहता है। अनुक्रमण हम पढ़े ना अभी, अनुक्रमण में कुछ भी स्थिर रहता है, बदलते रहते। तो यह कथन गलत है। इसलिए प्रश्न में जो होगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, और यहां पर सही नहीं है कौन? डी। क्लियर है? दूसरा क्लियर हो गया? प्रश्न सही कर लिया ना? दूसरा प्रश्न सही किया है कि नहीं किया है? पर्यावरण के जैविक संगठक में पादप सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों? पेड़ पौधा सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों? तो पादप ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं, बिल्कुल। पादप ही पर्यावरण के जैविक संगठनों में जैविक पदार्थों तथा पोषक तत्वों की गमन को संभव बनाते हैं। पादप अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, बिल्कुल। पादप स्वपोषी होते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र के या पर्यावरण के जैविक घटकों में पौधा महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसके 4 कारण हम बताए थे आपको, पढ़िएगा एक बार फिर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही है? आवास और निकेत के बारे में बताए थे ना। निकेत में कई तरह प्रजातियां पाई जाती है, गलत। निकेत में एक, आवास में एक ही तरह प्रजाति पाया जाता है, गलत। आवास में एक से अधिक तरह का, एक आवास में कई निकेत होते हैं, बिल्कुल सही है। वन एक आवास है तो उस वन में शेर का मांद एक निकेत है। आवास में एक से अधिक प्रकार की जातियां निवास करती है, लेकिन एक आवास में कई निकेत होते हैं, और एक निकेत में केवल एक ही जाति के जीव निवास कर सकता है। डी नंबर भी अब गलती होगा कि आवास द्वारा में किसी प्रजाति के पारिस्थितिक तंत्र में स्थान का पता चलता नहीं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में स्थान का पता किससे चलता है? निकेत से। झील परितंत्र का वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन, एक कोशिकीय शैवाल को ही क्या कहते हैं? पादप प्लवक कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ये सरोजाबी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बेलांचल क्षेत्र, झील के किनारे वाले भाग को क्या कहते हैं? बेलांचल क्षेत्र कहते हैं।
और गहरा क्षेत्र जहां प्रकाश की पहुंच न बन रही हो। तो एक झील को 3 भागों में बांटा जा सकता है, सरोजाबी क्षेत्र, बेलांचल क्षेत्र और गहरा क्षेत्र। झील के किनारे छिछले भाग को बेलांचल क्षेत्र कहते हैं, उसके बाद वाले क्षेत्र को सरोजाबी क्षेत्र कहते हैं, और उसके बाद वाले क्षेत्र का जहां तक सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? गहरा क्षेत्र कहते हैं। इकोटोन अभी तुरंत परे है, या 2 या अधिक पारिस्थितिक तंत्र का संक्रमण होता है, इसलिए यहां तनाव पाया जाता है। बिल्कुल। संक्रमिका प्राय का क्षेत्र प्राय न्यून होता है, बिल्कुल, लेकिन बड़ा भी हो सकता है, लेकिन प्राय छोटा ही होता है। तो दोनों कथन क्या है? अभी तुरंत हम इसके बारे में पढ़े हैं। जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों शामिल है। जैव मंडल वो है जहां सजीव निवास करते हैं, और सजीव। नेक्स्ट, एड्स इफेक्ट, अभी तुरंत इसके भी बारे में पढ़े हैं। कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो कि संक्रमिका से संबंधित है। बिल्कुल। कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जा सकती है जो आसन यानी आसपास के परितंत्र में नहीं होती है। बिल्कुल, दोनों कथन क्या है? सही है, दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र के होने से तुरंत प्रभावित हो जाता है? संकेतक प्रजाति। परिवर्तन, पर्यावरणीय परिवर्तन से तुरंत प्रभावित होने वाले जाति को इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं, संकेतक प्रजाति कहते हैं। नेक्स्ट, हाँ, लाइकेन संकेतक प्रजाति है। निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? और डी नंबर देखिए, डायरेक्ट बोला है, पारिस्थितिक तंत्र एक बंद हो तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र की हम 3 विशेषताओं को पढ़े थे, उनमें एक विशेषता यही थी कि पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र होता है, बंद नहीं होता। कोई भी जैविक समुदाय बाहर से प्रवेश कर सकते हैं एक पारिस्थितिक तंत्र में, और जब जिस जैविक समुदाय का मन होगा एक पारिस्थितिक तंत्र से निकलकर दूसरे में जाने का तो वो जा सकता है। बिल्कुल खुला तंत्र होते हैं पारिस्थितिक तंत्र, बंद नहीं होता है। बाकी तो अब सब सही होगा। पारिस्थितिक कर्मता यानी कि इकोलॉजिकल निकेत पढ़े ना, निकेत को और किस नाम से जानते हैं? कर्मता के नाम से जानते हैं। तो वही निकेत के बारे में ये सारा कथन है। पारिस्थितिक कर्मता किसी विशेष प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक कर्मता के अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीकों एवं समय तथा उस प्रजाति के अन्य प्रजाति के साथ अंतरक्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। ये भी सही है। और पारिस्थितिक कर्मता की अवधारणा का विकास जोसेफ ग्रीनेल ने। तीनों का तीनों कथन क्या है? यानी कि निकेत की जब बात होती है तो प्रजाति की बात होती है। एक प्रजाति के सारे व्यवहार का अध्ययन करना हो, एक प्रजाति के सारे व्यवहार का अध्ययन करना हो, वो क्या खाता है, किस प्रकार रहता है, इन सब चीज को जानना है तो आप उसके निकेत का अध्ययन करिए। एक प्रजाति के निकेत का अध्ययन करके हम उस प्रजाति के व्यवहार को समझ सकते हैं, उसके आहार को समझ सकते हैं, वो एक जीव को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इन सब को समझ सकते हैं। और निकेत की अवधारणा का विकास जोसेफ ग्रीनेल ने किया था। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सबका सीधा बनता खाली एक पेड़ का। निम्नलिखित में किसका संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा? आम का पेड़। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का हमेशा सीधा पिरामिड किसका बनता है? ऊर्जा पिरामिड। कौन पिरामिड? नेक्स्ट, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास पिरामिड क्या होता है? और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का? नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस जीव में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती? गिरगिट में। शीत निष्क्रियता समझते हैं ना? हाँ, शीत ऋतु में या ठंड ऋतु में निष्क्रिय परिजनों ही क्या कहलाता है? तो गिरगिट में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है, चमगादड़ में शीत निष्क्रियता पाई जाती है, कंगारू में शीत निष्क्रियता पाई जाती है, चूहा में शीत निष्क्रियता पाई जाती है। किस जीव में ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? चमगादड़ में शीत निष्क्रियता पाई जाती है, और चूहा में शीत निष्क्रियता ग्रीष्म निष्क्रियता दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? सूर्य का प्रकाश। जितना अधिक सूर्य का प्रकाश होगा, प्रकाश संश्लेषण उतनी अधिक होगी, उत्पादकता उतना अधिक होगा। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता वाला क्षेत्र नहीं है? आर्कटिक बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, पेड़ पौधा ही नहीं तो वहां की उत्पादकता होगी नहीं होगी, आर्कटिक क्षेत्र। नेक्स्ट, किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप से दिखने वाला जीव, स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है? इसे कहते हैं तर्नक कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्नक। परिभाषिक शब्द है, आप याद रखिएगा कि किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणी को तर्नक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, और एक कोशिकीय शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन एक कोशिकीय शैवाल है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गीय होता है। बिल्कुल सही है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुमार्गीय होता है। बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? खाद्य श्रृंखला में एक मार्गीय और खाद्य जाल में बहु, क्योंकि खाद्य जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है। खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा कहां संचित रहती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा पेड़ पौधे में, और पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं, तो यहां पर कौन है? हाँ, कीट और मवेशी होगा। नेक्स्ट, परितंत्र कैसा होता है? खुला होता है। पारिस्थितिक तंत्र खुले होते, बंद नहीं होते। पारिस्थितिक तंत्र का कार्य क्या है? ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का चक्रण। यही दो मुख्य कार्य है एक पारिस्थितिक तंत्र का, ऊर्जा के प्रवाह और पदार्थों का चक्रण। फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में पाए जाते हैं? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में। किस रूप में? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? उपभोक्ता है तो उपभोक्ता के स्तर पर संचित उत्पादकता को द्वितीयक उत्पादकता, और उत्पादक के स्तर पर संचित होने वाले को प्राथमिक उत्पादकता। और प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार के, शुद्ध और सकल। शाकाहारी से मांसाहारी स्तर में ऊर्जा का हस्तांतरण में कितनी कमी आती है? सही उत्तर होगा 90%। कितनी कमी आती है? 90% की कमी आती है लिंडमैन के नियम के अनुसार, और 90% आपके ऑप्शन में नहीं है। क्या हुआ? नेक्स्ट, झील परितंत्र का जैव भार पिरामिड क्या होगा? उल्टा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के जीव भार पिरामिड क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, और झील जलीय पारिस्थितिक तंत्र है ना। नेक्स्ट, जंतु जो समुद्र के तली में रहते हैं उसे कहते हैं बेंथोस। क्या कहते हैं? बेंथोस कहते हैं। ये भी परिभाषिक शब्द आप याद रखिएगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, अर्थात शाक भक्षी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाक भक्षी होते हैं। पादप अनुक्रमण में अंतिम स्थिर समुदाय को क्या कहते हैं? चरम समुदाय कहते हैं। लिमिटिंग कम्युनिटी कहते हैं, चरम समुदाय। और जो सबसे पहले आता है उसे क्या कहते हैं? अग्रगणी या अग्रगामी समुदाय। जो सबसे पहले आया वो अग्रगामी, यानी कि अवस्थापन के दौर में जो विकसित हुआ। पारिस्थितिक अनुक्रमण में एक चरण था अवस्थापन,
और स्थापन के चरण में जो विकसित हुआ वो अग्रगामी समुदाय, और स्थिरीकरण के दौरान जो विकसित हुआ उसे चरम समुदाय। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास होपर क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है। सौंफ तृतीयक उपभोक्ता है। बाज चतुर्थ या सर्वोच्च उपभोक्ता है। परितंत्र के अजैव घटक निम्न से कौन है? सब ना, अजैव मतलब निर्जीव, निर्जीव जल भी है, वायु भी है, और तीनों अजैव घटक है। अनुक्रमण सदैव किस ओर होता है? प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत है। 37 का प्रश्न गलत है। 37 निम्न में किसे जीवन का आधार माना जाता है? कार्बन। जीवन का आधार किसका माना जाता है? क्योंकि जीवन का आधार कोशिका है और कोशिका बनने के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए इत्यादि की जरूरत होती है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बन के बिना वो निर्मित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जीवन का आधार किसको कहा जाता है? पोषण चक्र दो प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र और अपसादी चक्र। गैसीय चक्र और अपसादी चक्र। तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होगा? तृतीयक उत्पादकता। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन उत्पादक, और उसके बाद जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादकता, छोटी मछली द्वितीयक उत्पादकता, और बड़ी मछली तृतीयक उत्पादकता। सही है। कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, और शाकाहारी इसमें कौन है? गाय। और जीवाणु तो उपभोक्ता है ही नहीं, अपघटक की भूमिका निभाते हैं। किसी आहार श्रृंखला के प्रथम जीव कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं। हालांकि एक चारण आहार श्रृंखला होता है, और चारण आहार श्रृंखला में प्रथम जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन वो आहार श्रृंखला का पारिस्थितिक तंत्र में कोई महत्व है नहीं। आते आगे। सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु ग्रहण करते हैं? हाँ, न्यूनतम 2, अधिकतम 10। परितंत्र के जलवायु संबंधी कारक कौन है? सब। प्रकाश, तापक्रम, आर्द्रता ये सभी जलवायु संबंधी कारक है। प्रकाश, तापक्रम, आर्द्रता ये सभी जलवायु संबंधी कारक है। उत्तरोत्तर पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती जाती है, क्योंकि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में मात्र कितना ऊर्जा का संचार होता है? 10%। इसीलिए उत्तरोत्तर यानी हर आगे आने वाले पोषी स्तर में दोस्तों ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाएगी? अपरद खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक सामग्रियों से प्रारंभ होती है। किसी स्थान अपरद देख लेना, अपरद खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक सामग्रियों से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट, किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहले और अंत में चरम समुदाय, अंत में दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत सिर्फ तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। हालांकि चतुर्थ है नहीं, तो चतुर्थ भी आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों को नष्ट किया जाए तो क्या होगा? खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। खनिजों का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह नहीं रुकेगा, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सूर्य का प्रकाश पौधा से प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। लेकिन खनिजों का प्रवाह जो होता है उसमें अपघटक अर्थात जीवाणु कवक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अपघटकों को आप नष्ट कर दीजिएगा तो पारिस्थितिक तंत्र में खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। निम्नलिखित में कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उपभोक्ता है? टेक्टोना। टेक्टोना उपभोक्ता है, बाकी ये सारा जो है उत्पादक है। ये विभिन्न प्रकार के शैवाल है, क्या है, लेकिन टेक्टोना जंतु है। नेक्स्ट, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर होगा? ध्यान दीजिए, उपभोक्ता की वृद्धि होने पर उत्पादक पर क्या असर पड़ेगा? यानी सीधा पूछ रहा है कि हिरण अगर संख्या में बढ़ गया तो वन में पेड़ पौधों में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। पेड़ पौधे उत्पादक, हिरण उपभोक्ता, तो वही बात पूछ रहा है। जैव व्यवस्था के सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। झील के सतही जल में किसकी अधिकता होती है? खनिज की अधिकता होती है। किसकी? मिनरल्स की। ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाली स्तनधारी के कान और पैर सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ताकि उष्मा का हानि शरीर से कम हो। छोटी मछली शार्क के निचले तल के पास चिपक जाती है और पोषण प्राप्त करती है। इस संबंध को कहते हैं क्या? सहभोजिता। यहाँ छोटी मछली लाभ की स्थिति में है, लेकिन शार्क मछली को ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। दो जातियां जिनमें दोनों साथी एक दूसरे को लाभकारी हो तब इसे क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। दोनों का लाभकारी हो तो सहजीविता। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्मजीव सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? प्लवक। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं दोस्तों? प्लवक कहते हैं, या अंग्रेजी में प्लैंकटन कहेंगे। प्लवक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्लैंकटन कहेंगे। सहोपकारिता का उदाहरण है। सहोपकारिता का मतलब दोस्तों सहजीविता ही है। अंग्रेजी दिया रहता तब आपको कोई दिक्कत नहीं होता। और ये लाइकेन और माइकोराइजी संबंध सहजीविता या सहोपकारिता का है। कवक और उच्च पौधे के जड़ों के बीच के सहजीवी संबंध को माइकोराइजल कहते हैं, और शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को। चरने वाले जंतु से संभवतः क्या लाभ है? तो चरने वाले जंतु संभवतः यही लाभ है कि उनके उत्सर्जी पदार्थ मृदा से मिलते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा ग्रहण कौन करता है? ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता किसमें है? उत्पादकों में है। किसमें है? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र का तृतीयक उपभोक्ता, हरा पौधा उत्पादक, ग्रास, मेढक। तृतीय उपभोक्ता कौन है? सर्प। निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला में उत्पादक उपभोक्ता होनी चाहिए। घास खाएगा बकरी या बकरी खाएगा, तो यही एक सही सटीक आहार श्रृंखला बना। मछली खाएगा घास, मछली खाएगा मेढक, संभव नहीं है। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? घास। उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि शाकाहारी और जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत इनमें से सभी जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर में? 10%। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? लगभग। एक क्वेश्चन में 2 से 10 पढ़े थे ना, तो यहां भी होगा। वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर? 4 पोषी स्तर होते हैं, याद रखिएगा। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण सूक्ष्मजीव होते हैं, जीवाणु और कवक। शैवाल उत्पादक होते हैं। शैवाल पारिस्थितिक तंत्र क्या है? उत्पादक है, क्योंकि शैवाल में क्लोरोफिल होता है और वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और स्वपोषी होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से क्या बनता है? आहार श्रृंखला। किसी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से क्या बनता है? मांसाहारी जीव पारिस्थितिक तंत्र में क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता ही केवल शाकाहारी होते हैं।
प्राथमिक उपभोक्ता ही केवल शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक और तृतीयक चतुर्थ सारे उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इसमें कौन है? समुद्र है, बाकी सब मानव निर्मित है। जीव मंडल की स्वपोषित रचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। रचनात्मक क्रियात्मक इकाई पर्यावरण का या जीव मंडल का क्या होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र में 10% ऊर्जा का प्रवाह का नियम लिंडमैन ने दिया है। रेगिस्तान एवं शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है? तो इनकी जड़ें बहुत लंबी, साकित, मोटी एवं मिट्टी के नीचे अधिक गहराई तक जाती है। सही है। तने जल संचय करते हैं जिसके कारण तना मांसल तथा मोटे होते हैं। सही है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल हानि को रोकने के लिए तना सामान्यतः क्यूटिकल युक्त घने रोम से भरा रहता है। सही है। तो रेगिस्तानी पौधे में अनुकूलन किस प्रकार से प्राप्त होता है, या जेरोफाइट प्लांट में अनुकूलन किस तरह से होता है, ये बात हम आपको बताए हुए हैं। अनुकूलन जब पढ़ा रहे थे। निम्नलिखित कौन में मरुद्भिद पौधा जेरोफाइट प्लांट सभी यूफोर्बिया, आर्जोमोन, एकेसिया, ये सभी जो है दोस्तों नागफेनी, ये सभी के सभी जेरोफाइट प्लांट या रेगिस्तानी पौधे हैं। आर्किड का पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, यह अन्योन क्रिया परजीविता कहलाता है। आर्किड जो है आम के पौधे के ही जाइलम फ्लोएम से भोजन जल प्राप्त करके जीवित रहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में परजीविता का कौन सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? परजीविता में एक को लाभ होता है और दूसरा प्रभावित होता है। एक जीव को लाभ होता है और दूसरा, तो ऐसे ही संबंध को क्या कहते हैं? कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? हेलियोफाइट, सूर्यमुखी, एस्कियोफाइट, फ्यूनेरिया, बीबीपेरस, राइजोप्टेरा, एंडोथर्मिक जीवाणु, ये गलत है। हेलियोफाइट मतलब जो सूर्य के प्रकाश की तरफ गति करे उसे क्या कहेंगे? सिस्कोफाइट जो छायादार स्थान पर उगे, तो ये फ्यूनेरिया प्लांट है जो छायादार स्थानों पर उगता है, ये ब्रायोफाइट प्लांट है। बीबीपेरस वे पौधे होते हैं जिसमें बीज जो है फल पौधे में लगे ही होते हैं, लेकिन फल पौधा में राइजोप्टेरा के बारे में बताए थे हम, स्केलेटल सिस्टम में पढ़िएगा एक बार। एंडोथर्मिक जीवाणु नहीं, एंडोथर्मिक मतलब अत्यधिक तापमान में उगने वाले पौधे, तो जीवाणु तो पौधा है नहीं दोस्तों। आगे पारिस्थितिकीय पिरामिड में किसे कोई स्थान प्राप्त नहीं है? अपघटक को कोई स्थान प्राप्त नहीं है दोस्तों। पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है? तो पारिस्थितिक अनुक्रमण जो अभी आज की क्लास में क्लियर किया है, पौधे और जंतुओं के प्रकार में लगातार परिवर्तन होता है, जैव विविधता में वृद्धि होती है, कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि होती है। इनमें से पारिस्थितिकीय शब्द को सर्वप्रथम किसने? एच रेटर ने प्रतिपादित किया था। किसने? एच रेटर ने। पारिस्थितिकीय निम्नलिखित किसके बीच के पारस्परिक संबंध है? जीव और वातावरण। जीव और नेक्स्ट स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय व्यक्तिगत जीवधारी के पारिस्थितिकी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्व पारिस्थितिकी। और सामुदायिक जीवों के पारिस्थितिकी अध्ययन को समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं, सीन इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने दिया है? इकोसिस्टम शब्द किसने दिया दोस्तों? टेंसले ने दिया। किसने? निम्नलिखित में कौन सा एक परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट तो इकोसिस्टम का सर्वोत्कृष्ट वर्गीकरण होगा जीवों का समुदाय और साथ में वह पर्यावरण जिसमें वो जीव और उसके पर्यावरण के संबंधों को ही परितंत्र के संबंधों के तौर पर जाना जाता है। तो इकोसिस्टम का अगर सर्वोत्कृष्ट परिभाषा इस ऑप्शन में खोजना है तो आपका सी है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन है? जैविक और अजैविक। कौन सा परितंत्र का अजीवीय घटक है? जल, क्योंकि क्लोरेला शैवाल है तो शैवाल सजीव होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से उपभोक्ता से अपघटक सी होगा। इसी तरह जी खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादक शाकाहारी एवं मांसाहारी से, इसी तरह बनती है। खाद्य श्रृंखला में अपघटकों के लिए कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? उत्पादकों का कार्य यानी पेड़ पौधों का कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य का प्रकाश। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होगी? उत्पादकों की होगी। उत्पादक को प्राथमिक उत्पादक भी कह सकते हैं क्योंकि द्वितीयक उत्पादक की कोई धारणा है नहीं। समुद्र के किनारे उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? लवणोद्भिद। लवणोद्भिद कहते हैं। समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले समुद्रभिद, जल में उगने वाले जलोद्भिद और मरुस्थल में मरुद्भिद। न्यूनीकृत पत्तियां यानी छोटी पत्तियां, न्यूनीकृत मतलब छोटी पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके होते हैं? शुष्कोद्भिद। शुष्कोद्भिद को ही मरुद्भिद भी कहते हैं, अंग्रेजी में जेरोफाइट कहते हैं। मरुद्भिदों का लंबा मूल तंत्र, मूल मतलब जड़, मरुद्भिद पौधे का मरुद्भिदों का लंबा मूल तंत्र क्यों होता है? तो गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ गहराई में चली जाती है। या इसका एक और उत्तर होगा कि अगर पूछ दे कि मरुद्भिदों का लंबा मूल तंत्र क्या होता है तो क्यों होता है, तो इसका एक उत्तर है अनुकूलन। रेगिस्तानी क्षेत्र में जीवित रहने के लिए लंबा मूल तंत्र का पौधों में होना जरूरी है, क्योंकि पानी रेगिस्तानी इलाकों में काफी नीचे रहते हैं, इसीलिए वही पौधा जीवित रह पाएगा जिसका जड़ काफी नीचे तक जाएगा। यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो प्रकाश संश्लेषण न होगा और सबसे पहले ऑक्सीजन के अभाव में सब मर जाएगा। अधिपादप एपीफाइट्स वैसे स्थानों पर उगते हैं जहां वर्षा पूरे वर्ष होती है। ऐसे पौधे जो यांत्रिक मदद यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट पाने के लिए बड़े वृक्षों पर चढ़ते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिपादप। नेक्स्ट, मिमिक्रोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पी पादप और चींटियों के बीच। पुष्पी पादप और चींटियों के बीच के सहजीवी संबंध को ही हम मिमिक्रोफिली कहते हैं। यानी मिमिक्रोफिली एक सहजीवी संबंध है। कैसा संबंध है? जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो क्या होगा? क्योंकि बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि बकरी शाकाहारी होते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? निश्चित तौर पर सूर्य से प्राप्त होती है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण? एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का अंतरण कैसे कैसे होता है, यही ना हमें पता चलता है खाद्य श्रृंखला से। हाइड्रोफाइट्स उसे कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइट्स किन पौधे कहते हैं? कौन सा एक पौधा मरुद्भिद है? करील। करील, करील, आर्जिमोन, एकेसिया। पर्यावरण के अजैव अवयव के उदाहरण कौन है? वायु। जो निर्जीव है वही अजैव कहलाएगा। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है बिना मिट्टी के पौधों की वृद्धि। बिना मिट्टी के पौधों की हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है दोस्तों। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पौधे के द्वारा। यानी सौर ऊर्जा का उपयोग तो हरे पौधे ही करते हैं। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होनी चाहिए? 33.3 यानी पूरे क्षेत्रफल के 33.3 पर।
मैनग्रोव खेती के लिए निम्न में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना का संजेखनाली जंगल। क्लियर है? हाँ, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। यही सुंदरबन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं। इपीफाइट्स फाइटोट्रोन जो है वो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक मदद के लिए। यांत्रिक फाइटोट्रोन एक सुविधा है जिसमें नियंत्रित दशाओं में पादपों को उगाना संभव होता है। मान लीजिए कि अमेरिकी जलवायु के अनुकूल पौधे को भारत में लाकर रिसर्च करना है तो सबसे पहले उन पौधों के अनुकूल एक कृत्रिम वातावरण बनाना पड़ेगा। किसी अन्य जलवायु के पौधे को किसी अन्य जलवायु में कृत्रिम तरीके से लाकर रिसर्च करने की जो प्रक्रिया है, या किसी नियंत्रित वातावरण बनाकर या कृत्रिम वातावरण बनाकर एक विशेष जलवायु के पौधे को एक विशेष जगह जब रखा जाता है तो उसी युक्ति को हम क्या कहते हैं? पादपालय, फाइटोट्रोन। निम्न में कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती मतलब वही जानवरों के जो मलमूत्र होते हैं उससे जो जैविक खाद बनते हैं उसके द्वारा जो खेती होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक खेती। अब बाकी सब कुछ जो है गड़बड़ सरबर खेती है, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली खेती है। सॉरी। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहकर ही परागण को अंजाम देते हैं। मरुस्थल में दिन का तापमान बहुत ज्यादा होता है तो मरुस्थलीय जीव जो है दिन में एकदम निष्क्रिय पड़े होते हैं अपने बिल में, जब रात को तापमान सामान्य होता है तब वो बाहर निकलते हैं भोजनों की तलाश में। नेक्स्ट, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जेरोफाइट कहलाते हैं। पारिस्थितिकीय नीचे की कल्पना जोसेफ ग्रीनेल्स ने दिया था। पारिस्थितिकीय नीचे यानी निकेत की अवधारणा किसने दिया था? जोसेफ ग्रीनेल्स ने। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? तो सबसे स्थिर परितंत्र कौन है? महासागर है। निम्नलिखित में कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? 3 आर में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइक्लिंग। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइक्लिंग, यही है 3 आर का मतलब। ठीक है, 3 आर का मतलब है रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, रिसाइक्लिंग यानी पुनः चक्रित करना। सामाजिक वन की क्या है? सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक वन की कहलाता है। सहकारी स्वामित्व मतलब ऐसी भूमि जिस पर सामूहिक जो है मालिकाना हक हो, ऐसा जमीन जिस पर सामूहिक मालिकाना हक हो उसे हम क्या कहते हैं? सहकारी स्वामित्व कहते हैं। और सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उसकी व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक वन की कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ब्राजील के रियो डियो। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ में है। भारत के वन अनुसंधान संस्थान कहां है? देहरादून में है। कहां है? निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? हाँ, कृषि के लिए जो खेत बनाए जाते हैं वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है दोस्तों। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वन उन्मूलन। पारिस्थितिक असंतुलन का भारत में सबसे बड़ा कारण वन कटाई है या वन उन्मूलन है? वन कटाई है या वन उन्मूलन है। नेक्स्ट, ताल। ताल का मतलब यहाँ तालाब से। ताल का मतलब तो ताल पारिस्थितिक तंत्र या तालाब पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादक और न सिर्फ ताल, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता उसके उत्पादक और उपभोक्ताओं पर ही निर्भर करती है। या कोई भी इकोसिस्टम का प्रश्न पूछा जाएगा कि उसकी स्थिरता किस पर निर्भर करती है तो उत्पादक और प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियां। इस प्रकृति का सबसे विकसित प्राणी मानव है और उसकी गतिविधियां प्रकृति को संतुलन को तय करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। निम्नलिखित में किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जो है वैश्विक विरासत का वन है। वह वर्णक, वर्णक मतलब पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, वर्णक है। तो वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वो है फाइकोसाइनिन है। वो फाइकोसाइनिन है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र और अपसादी चक्र। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या हो। हाँ, और इको मार्क का प्रतीक चिन्ह मिट्टी का घड़ा है। इको मार्क का प्रतीक चिन्ह क्या है? विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप क्या है? जल हायासिंथ, या इसको आप जलकुंभी भी कह सकते हैं, जलकुंभी भी कह सकते हैं। और हमारे जिला में भाखन कहा जाता है, भाखन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा? लकड़ी काटना मतलब पेड़ काटना। ठीक है, पेड़ काटना मतलब पारिस्थितिक तंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते, एक बार और मरा है क्वेश्चन जी, वहां पर ऑक्सीजन है, मतलब सेम क्वेश्चन से पहले भी आया हुआ था। अत्यधिक वनों उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव पड़ता है जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। प्रभाव तो सब है लेकिन सबसे खतरनाक खतरनाक प्रभाव जो जंगल के कटने से होता है वो है जंगली जानवरों के निवास स्थान का खत्म होना। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल पर कौन होते हैं? उत्पादक। और अपरद खाद्य श्रृंखला के या अपरद आहार श्रृंखला के आधार तल पर मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृत कार्बनिक। नेक्स्ट, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? अब ध्यान दीजिए कि धारणीय विकास क्या है। धारणीय विकास को अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। धारणीय विकास की अवधारणा हमें बतलाता है कि हम विकास में अपने संसाधनों को इस प्रकार इस्तेमाल करें कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी वह संसाधन बचा रहे। यानी हमें जो अपने पास आज प्राकृतिक संसाधन है हमें उन प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार इस्तेमाल करनी चाहिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो प्राकृतिक संसाधन बचा रहे। तो धारणीय विकास के दृष्टिकोण से जल विद्युत सबसे अच्छा स्रोत है विद्युत पैदा करने का, क्योंकि जल की कोई कमी है नहीं। वही कोयला जलाकर अगर हम बिजली पैदा करेंगे तो वो धारणीय विकास नहीं कहलाएगा। एक दिन कोयला तो सीमित है, एक दिन कोयला समाप्त हो जाएगा। और मान लीजिए कि 50 साल बाद 60 साल बाद जो पीढ़ी आएगी तो वो इतिहास में पढ़ेगा कि पहले कोयला हुआ करते थे, उसका रंग काला होता था क्या, तो ये ठीक बात नहीं रहेगा। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है वो क्या है? अभी तुरंत बताया कि धारणीय विकास यही कहता है कि आपको जो प्राकृतिक संसाधन आज प्राप्त है उसको इस प्रकार इस्तेमाल करिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो क्या हो। दो भिन्न समुदाय के बीच के संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, तनाव वाला क्षेत्र होता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं।
इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही है, क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते, गलत। प्राथमिक उपभोक्ता तो उत्पादक पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, ये कैसे संभव है? शाकाहारी जीव की संख्या पेड़ पौधों से अधिक नहीं हो सकती है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, बिल्कुल। उपभोक्ता की बात की जा रही है, तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है, सी सही है। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है, नहीं, बहुत शक्तिशाली अंतिम तीर्थ या चतुर्थ होता है। खाद्य श्रृंखला क्या है? तो एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का पारण, पारण प्रवाह होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही है, जय मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये तो सही है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? हाँ, बाकी सब अब गलती होगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता नहीं जी, चक्रीय नहीं होता, एक दिशीय। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटते जाता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता नहीं जाता है, बल्कि एक समान रहता है। हर पोषी स्तर 90% ऊर्जा का उपयोग करते हैं और 10% आगे ट्रांसफर करते हैं, ये भी गलत है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में दक्ष होती नहीं। जो जो आगे की पोषण स्तर में हम बढ़ेंगे उतना ही भोजन प्राप्त करना दुर्लभ होते जाएगा। ठीक है, मेढक के लिए टीटा पकड़ना आसान है, सांप के लिए मेढक पकड़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा, बाज के लिए सांप पकड़ना और भी कठिन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? ये देखिए सी नंबर, चीख चीख करका रखिए, गलत है। क्या खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? प्राथमिक है। अगर शाकाहारी है मानव तो वो प्राथमिक, अगर मांसाहारी है तो पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? बेंगलुरु में अवस्थित है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में मनाया जाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल कौन होता है? सौर ऊर्जा। प्रेरक बल सौर ऊर्जा। पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा का विकास बेनेट के द्वारा, यानी कि इकोटोन की अवधारणा का विकास किसने किया था? बेनेट ने किया था। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। निम्नलिखित में कौन वैश्विक ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करे? ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि का प्रभाव है तो समुद्र जल स्तर, जल तल का बढ़ान, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल विधि का सब 1 2 3 4। क्लियर हो गया? चलिए, पर्यावरण समाप्त हो गया। कल के क्लास में बायोडायवर्सिटी शुरू करेंगे दोस्तों। 142-43 का क्या होगा? 142-43, 142 का सी होगा और 143 का भी सी होगा। पूजा यादव। एक 143-44 क्लियर हो गया। हाइड्रोफोबिक नहीं, हाइड्रोफोबिक अलग चीज है, हाइड्रोफोनिक्स विदाउट सॉइल होता है, हाइड्रोफोनिक्स। पूजा यादव, पीके मिश्रा, कुमकुम कुमारी। 96 का, 96 तो बहुत दूर होगा। 96 क्या आंसर जी? ऑनलाइन जो है 96 का आंसर दीजिएगा, छोड़ दीजिए, ऑनलाइन है। शिवम कुमार, रितु कुमारी, 96 का आंसर दीजिए, 96 का। पूजा यादव 96 का ए होगा, 96 का ए, कुमकुम कुमारी 96 का ए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में।